Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Tosif Khan, your chemistry teacher. We are learning chapter number 2, that is about structure of atoms, and our today's topic is Rutherford's atomic model. Ernest Rutherford was a physicist. He won the Nobel Prize in the field of chemistry. Atomic model, alpha and beta radioactivity were among his famous discoveries. ओके बेटा, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इसको हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट से हासिल की जाने वाली ऑब्जर्वेशंस, और थर्ड आपके पास है रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड फोर्थ है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की. तो एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है, इसकी वजह है ये सेंटर में इस्तेमाल होने वाला जो गोल्ड फॉयल है, मतलब जो हमने शीट इस्तेमाल की है वो गोल्ड की है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. इसका पर्पस क्या था? पर्पस था ये चेक करना कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक एटम के अंदर किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं. मतलब इन शॉर्ट एक तरह से वो जानना चाहता था कि जो एटम है वो बेसिकली क्या स्ट्रक्चर रखता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे हैं. मतलब ये इन शॉर्ट वो जानना चाहता था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है. उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने जो चीज़ें इस्तेमाल की वो रिक्वायरमेंट्स कहलाएंगी, और चीज़ें हैं एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सेकंड उसके पास गोल्ड फॉयल है, और थर्ड यूज़ की है उसने एक स्क्रीन जिसे कोटेड किया गया है जिसके साथ जिंक सल्फाइड के साथ. सोर्स की बात करते हैं. तो सोर्स में उसने यूज़ किया है उन पार्टिकल्स को जिसके थ्रू उन एलिमेंट्स को यूज़ किया है जिसके थ्रू वो अल्फा पार्टिकल्स हासिल कर सकता है. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और प्लूटोनियम. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है 82 या 82 से ज़्यादा होता है, और इनके अंदर से नेचुरली अल्फा रेडिएशंस या आप कह सकते हैं कि रेडिएशंस खारिज होती हैं. प्लूटोनियम और रेडियम वो पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर से जब रेडिएशंस खारिज होती हैं तो अल्फा पार्टिकल्स भी खारिज होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स हैं. अच्छा, बेसिकली हम देखते हैं पहले अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं हीलियम न्यूक्लियाई का. हीलियम के बारे में आप जानते होंगे. आपके पास अगर हम एटॉमिक नंबर के लिहाज से, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखें तो पहला हाइड्रोजन है और सेकंड आपके पास एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हीलियम आता है. हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं. मतलब उसका एटॉमिक मास 4 होता है, क्योंकि एटॉमिक मास हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करने से जो हासिल होगा वो नंबर ऑफ एटॉमिक मास कहलाएगा, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो इसके अंदर मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर खारिज कर दिया जाए तो हीलियम के ऊपर चार्ज आ जाता है 2 पॉजिटिव. हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा. और जो 2 पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, जो आयन है, उसे हम अल्फा कहते हैं. मतलब कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो अल्फा पार्टिकल जो है वो रिजेंबल करता है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ. किसके? हीलियम न्यूक्लियस के साथ. हम हीलियम एटम क्यों नहीं कहते? क्योंकि हीलियम एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन भी रखता है, लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो बाकी चीज़ सिर्फ न्यूक्लियस रह जाती है. इसलिए इसको हम अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. तो उसने क्या किया? रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे. उसमें सबसे पहले सोर्स में उसने इस्तेमाल किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स खारिज होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स जिनको हम हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं. ये अल्फा पार्टिकल्स खारिज किए जाते हैं कहाँ से? सोर्स के अंदर से, और इनको फेंका जाता है कहाँ पे? गोल्ड फॉयल के ऊपर. गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस है 0.0000, मतलब 4 0 उसके बाद 4, तो आप कह सकते हैं 404 सेंटीमीटर. हमने इतनी कम थिकनेस क्यों रखी है? इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट एक टिश्यू पेपर के इक्वल है, और ये इतनी कम थिकनेस हमने क्यों रखी?
इसका आंसर ये है कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी अच्छी नहीं होती। पार्टिकल्स बेसिकली जो रेडिएशन में से निकलते हैं वो तीन तरह के हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स। गैमा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और उससे कम होती है आपके पास बीटा पार्टिकल्स की, सबसे कम होती है अल्फा पार्टिकल्स की। तो हमने एक्सपेरिमेंट को एक थॉरोली कंडक्ट करने के लिए इसकी थिकनेस को कम से कम रखा है ताकि ये इजीली इसके अंदर से पास कर सके, क्योंकि पास करेंगे तो हमें पता चलेगा बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो गोल्ड फॉइल को हमने यूज किया, उसकी थिकनेस हमने कम रखी, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कम पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। उसके बाद में फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक। अब ये हमने क्यों यूज की है, इसके यूज करने का मकसद क्या है, अब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जरा। यहाँ से क्या किया गया कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर क्यों रखा है हमने, क्योंकि अगर हम इसको एक कंटेनर के अंदर नहीं रखते हैं तो इसमें से रेडिएशन खारिज होंगी, जो रेडिएशन जो पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो हम इसको एक कंटेनर में रखते हैं और सिर्फ एक हल्का सा रास्ता प्रोवाइड करते हैं जहाँ से ये पार्टिकल्स जो है वो बाहर खारिज हो सकें। तो इस बॉक्स में से, कंटेनर में से अल्फा पार्टिकल्स खारिज किए जाते हैं, इनको बम्बार्ड करवाया जाता है इनके ऊपर, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब ये गोल्ड फॉइल के ऊपर आते हैं, यहाँ से गुजरने हैं और गुजरने के बाद इन्होंने जाना है कहाँ पे, क्योंकि इसमें से पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट करने के बाद ये स्क्रीन के ऊपर आके टकराएंगे। जब ये स्क्रीन के ऊपर आके टकराते हैं तो वहाँ पे अपने निशान छोड़ते हैं। तो उन निशानात को देख के हम कायम करते हैं ऑब्जर्वेशंस के बेसिकली हुआ क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ऑब्जर्वेशंस के रिलेटेड है, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स को फेंका गया इसके ऊपर, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स गुजरने के बाद स्क्रीन के ऊपर जाके टकराते हैं और वहां पे अपने निशाना छोड़ते हैं। इन निशानात को देखकर रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस कायम की, कुछ उसने मुशाहदात बताए। वो क्या थे कि ऑलमोस्ट all the particles passed through the foil undeflected, कि तकरीबन ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल में से बगैर डिफ्लेक्ट हुए पास कर गए हैं। और सेकंड उसने ऑब्जर्वेशन बताई, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil। और सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या कहा कि कुछ, मतलब अगर हम टोटल को कर देते हैं 20,000 हमने पार्टिकल्स फेंके, तो 20,000 पार्टिकल्स में से बहुत कम जो हैं वो लार्ज एंगल्स के ऊपर, ये देखिएगा ये लार्ज एंगल्स हैं जिनके ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, और उनसे भी कम थे एंड वेरी फ्यू वो थे जो आके टकराए हैं, टकराने के बाद उसी एंगल पे, मतलब कि 90 के एंगल पे रिवर्स में चले गए हैं। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए हैं। बाउंस बैक होने का मतलब है 90 के एंगल के ऊपर वापस मुड़ जाना, ओके। तो ये थी इसकी ऑब्जर्वेशंस। तो आइए इन ऑब्जर्वेशंस के जरिए उसने कायम किए कुछ रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। पहली ऑब्जर्वेशन कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे ही गुजर गए थे, तो उसने उस ऑब्जर्वेशन से क्या किया, एक पॉइंट पिक किया। वो पॉइंट क्या था कि क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स बगैर डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल में से पास कर गए थे, तो इसका मतलब ये है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल प्रूव्ड that there is center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom। और सेकंड इस तरह की डायग्राम आपकी बुक के ऊपर भी है। तो सेकंड उसने क्या कहा, फर्स्ट उसने कहा रिजल्ट से बहुत ज्यादा पार्टिकल्स गुजर गए थे सीधे, तो इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। अब बात करते हैं जो रिफ्लेक्ट हुए थे वापस, ठीक है, मतलब जो डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल के ऊपर, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह उसने बताया कि एटम के सेंटर के अंदर, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं जो न्यूक्लियस कहलाते हैं। क्या कहलाता है, जो वो सेंटर जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास आता है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, मतलब कि डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उससे उसने क्या किया कि सेंटर जो है वो एक
पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके पास जाते ही जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो सेकंड पॉइंट में उसने बताया कि न्यूक्लियस मौजूद है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, द कंप्लीट रिबाउंड्स ऑफ फ्यू पार्टिकल्स। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन में से है, पिछला रिजल्ट भी और ये वाला भी। जो कंप्लीट रिबाउंड्स है किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, वो ये साबित करती है कि एटम का जो सेंटर है वो डेंस है और हार्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके साथ टकराए हैं तो उसी एंगल के साथ उसको रिएक्शन मिला, मतलब कि उन्होंने एक्शन किया तो उसी के साथ उनको रिएक्शन मिला, वो उसी एंगल के ऊपर वापस रिबाउंस हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि एटम का जो सेंटर है, इनके जो न्यूक्लियस है वो हार्ड है और डेंस है। उसके बाद बात करते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है, सिंस फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। चौथी जो रिजल्ट है, चौथा जो पॉइंट है रिजल्ट का, उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन से ही टाइम किया। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपको याद होगी कि वहाँ पे क्या था कि कुछ एंगल्स अगर 20,000 फेंके हैं तो 20,000 में से कुछ जो है वो लार्ज एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ रिबाउंस हुए, मतलब कि बहुत कम पार्टिकल्स को किसी रुकावट का सामना करना पड़ा है। इसका क्या मतलब है कि जो एटम जो है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है, क्योंकि न्यूक्लियस ने ही डिफ्लेक्ट करवाए जितने भी पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत कम है एज कंपेयर टू टोटल साइज ऑफ एन एटम। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में उसने कहा कि सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। ओके बेटा, सिक्स पॉइंट में क्या है, An atom as a whole is neutral, कि एक एटम के ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स और नेगेटिव पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर। क्लियर? उसके बाद सेवंथ है आपके पास, एक्सेप्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विदिन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो भी चीजें न्यूक्लियस के अंदर, मतलब कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का। तो एक सेंस में आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को इकट्ठे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा डिफेक्ट्स में क्या था, जो इसकी थ्योरी थी ना, थ्योरी कायम की गई थी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, मतलब कि इस थ्योरी की बुनियाद जो थी वो क्लासिकल थ्योरी थी। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहती है कि कोई भी चीज, पार्टिकल्स जो है वो अगर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो उन्हें अपनी एनर्जी को खारिज करना चाहिए। अगर कोई जिस्म कंटिन्यूअसली मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी खारिज करता है। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। अगर वो continuously एनर्जी खारिज करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो रिवॉल्व नहीं कर सकेंगे और वो आके गिरेंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बेसिकली कोलैप्स शो करता है किसका, एटम का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर वो कहते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक कि एटम जब कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी खारिज करेगा। अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी खारिज करता है तो उसकी एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कंटिन्यूअस बनना चाहिए, लेकिन जो स्पेक्ट्रम हमें मिला वो लाइन स्पेक्ट्रम था, मतलब कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी। If the electrons emit energy continuously, they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed। उसके बाद बेटा देखिएगा जो ऑब्जेक्शंस थी, यही दोनों जो डिफेक्ट्स थे, इन्होंने सवालात को जन्म दिया। वो सवालात क्या थे, हाउ कैन एन एटम कोलैप्स। वही पहली बात कि अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने के साथ साथ वो एनर्जी खारिज कर रहा है। जब वो एनर्जी खारिज करेगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी एक पॉइंट के ऊपर, तो वो आगे गिर जाएगा इसमें न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में आके इलेक्ट्रॉन्स गिरना शुरू हो जाएंगे तो बेसिकली एटम
कोलैप्स कर जाएगा। फर्स्ट तो इसका ये पर्सपेक्टिव था। सेकंड, इसी सवाल का दूसरा पर्सपेक्टिव है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व होकर न्यूक्लियस के अंदर गिरते हैं तो आप बताइए कि एटम किस तरह से स्टेबल है, क्योंकि एटम जितने भी थे वो स्टेबल थे, लेकिन ये थ्योरी उन्हें साबित नहीं कर सकी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड क्वेश्चन था, वो था व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम। वही पॉइंट कि एक एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। सेकंड हमने पढ़ा था, ये दोनों सवालात ने क्या किया, रास्ता पैदा किया किसके लिए, बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए। और हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।